हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024 का जो 20 फरवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 2 के अंदर, उसका मैथ्स का पेपर आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के अंदर हमने शिफ्ट फर्स्ट के जो है मैथ्स का पेपर जो है उसका सॉल्यूशन कर लिया था। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि प्रतिशत कैलकुलेट करके बताना। आसान सा प्रश्न है। यानी कि यहाँ पर 6 पेन का कॉस्ट प्राइस जो है वो आपको बराबर बताया गया 5 पेन के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको ये दिखाई पड़ रहा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 5:6 बनेगा। यानी कि 5 की वस्तु 6 में बेची जा रही है तो 1 का प्रॉफिट होगा कितने पर, 5 पर। तो 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 20%। तो 20% का यहाँ पर प्रॉफिट होगा, ना कि लॉस। ठीक है, तो ये इतना ही आपको करना था। बाकी अगर आप यहाँ पर पूरा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर किस तरह से करते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो यहाँ पर ये 5:6 दिखाई पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं 1 यूनिट का यहाँ पर प्रॉफिट बना, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 5 पर, और गुणा 100 कराते हैं तो 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 20%। अब यहाँ पर देखिए लाभ हो रहा था तो यहाँ पर लाभ होगा, ना कि यहाँ पर हानि। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का सही आंसर था। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, एक लाइन के अंदर आपका आंसर आ रहा था। इसमें देखिए, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है तो वार्षिक ब्याज दर आपको कैलकुलेट करके बतानी। तो PRT डिवाइडेड बाय 100 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपने यहाँ पर P मान लिया, R रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए, कि आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना। टाइम 5 वर्ष का बताएगा, डिवाइड 100 से करते हैं तो ये ब्याज आता। ब्याज आपको यहाँ पर बताया गया कि धनराशि का 2/5 गुना है, यानी कि धनराशि आपने P मानी थी तो उसका 2/5 गुना बताया गया। तो P से तो यहाँ पर P कट जाता, 5 से आप इसको डिवाइड करते 100 को, ये आपके पास यहाँ पर 20 आ जाता। 5 से इसको डिवाइड करते ये बट्टे के अंदर 4 रहता, 4 इधर आकर 2 के मल्टीप्लाई में आ जाता, यानी कि R इक्वल टू आपके पास 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाती। ठीक है, इसमें देखिए, विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या मिले। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न में करना क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अधिकतम संख्या आपसे पूछी गई है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो डेटा दिए गए हैं उनका आपको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट कर लेना और वही आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 1003 और 2703 का आप किसी भी तरीके से HCF कैलकुलेट कर सकते हैं। कई सारे मेथड होते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट मेथड बताने वाला हूँ इसका। देखिए यहाँ पर इन दोनों का आपको यहाँ पर डिफरेंस देखना है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए आपको 1700 का दिखाई पड़ा। अब देखिए 1700 से यहाँ पर 1003 भी डिवाइड नहीं है और यहाँ पर 2703 भी डिवाइड नहीं है, यानी कि 1700 तो हमारा HCF यहाँ पर नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, 1700 को यहाँ पर 17 × में 100 लिख लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई में 100 जो आ रहा है, 100 से ये वाला डेटा भी डिवाइड नहीं है और ये वाला डेटा भी डिवाइड नहीं है। तो 100 जो है ये आपके पास यहाँ पर HCF का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास 17 संख्या बची है। अब 17 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगी, 17 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि ये 17 जो है यही आपका यहाँ पर HCF है और यही आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। यानी कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या आपके पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखिए 5 संख्याओं का औसत आपको बताएगा 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या आपको बतानी। देखिए इसका शॉर्ट मेथड ये हो जाएगा, अगर हटाई गई संख्या 32 होती तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एवरेज आपका यहाँ पर देखिए 28 हो गया, यानी कि 4 से घट गया। 4 से घट गया कितनी संख्याओं में, 4 से घट गया। यहाँ पर देखिए 5 संख्या थी, एक संख्या हटा दी गई है। अब यहाँ पर देखिए 4 संख्या बची, यानी कि 4 संख्याओं में 4 की कमी होगी। तो यहाँ पर 4 × 4 जो है, ये जो हटाई गई संख्या थी वो अपने साथ एक्स्ट्रा लेकर गई। तो यहाँ पर ये 48 आपके पास वो हटाई गई संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर था। अदरवाइज आपको इस तरीके से नहीं समझ में आया है तो आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं। इसका देखिए मेथड 2 मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर 5 संख्या आपको बताई गई हैं। ठीक है, अब इनका औसत आपको 32 बताएगा तो 5 × 32 करेंगे तो ये आपका यहाँ पर टोटल बन जाएगा 5 संख्याओं का। अब देखिए हटाई गई संख्या हमें नहीं पता, उसको हम x मान लेते हैं। x संख्या इस टोटल में से हमने हटा दी। ठीक है, अब ये 4 संख्याओं का टोटल बचा है ऊपर, तो आप इसमें 4 का डिवाइड करते एवरेज आता और एवरेज अब आपके पास यहाँ पर 28 बताया गया उन 4 संख्याओं का। ठीक है,
तो यहाँ पर बराबर 28 कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये 32 का 5 गुना हो जाएगा 160 माइनस का x 2800 के 112 हो जाएगा। और यहाँ से x बराबर कैलकुलेट करेंगे तो 160 और 112 का डिफरेंस जो है वो आपका यहाँ पर जो है 48 का यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो 48 आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हटाई की संख्या जो कि हमने x मानी थी वो हमारे पास कितनी आ चुकी है, 48 आ चुकी है। ठीक, इसमें देखिए एक मेज़ का विक्रय मूल्य आपको बता दिया गया और यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज़ का जो है क्रय मूल्य आपको कैलकुलेट करके बताना है, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, यानी कि 4 पर 1 का प्रॉफिट लिया गया। तो कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पर 4 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस आपको प्रश्न में बताया गया था, कितना बताया गया, ये आपको यहाँ पर बताया गया 6875, यानी कि यहाँ पर डेटा जो है वो आपका यहाँ पर कितना गुना दे रखा है, ये आपका यहाँ पर जो है 13 पंचे 65 हो जाएगा, बच गया यहाँ पर 3, 7 पंचे 35 हो जाएगा, फिर 5 पंचे 25 हो जाएगा, 1375 गुना। तो कॉस्ट प्राइस आपको क्रय मूल्य बताना था, ये भी आपका यहाँ पर 4 ना होकर 1375 गुना हो जाएगा। 13 चौके 5200 तो ये हो जाएगा, फिर 75 का यहाँ पर 4 गुना करेंगे तो 300 वो हो जाएगा, यानी कि 5500 आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। इसमें देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक बताया गया है। अब यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट मान लेते तो मार्क प्राइस जो है वो आपको 60% अधिक बताया गया, यानी कि 160 यूनिट का आपके पास यहाँ पर मार्क प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए छूट जो है वो मार्क प्राइस पर दी जाती है, यानी कि 160 आपका जो मार्क प्राइस था उसका आप यहाँ पर 20% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। 32 आपने इसमें से माइनस कर दिया तो यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पर 128 इनका डिफरेंस होगा। तो आप देख लीजिए 100 की वस्तु 128 में बेची जा रही है, यानी कि 28 का आपको प्रॉफिट दिखाई पड़ा। तो प्रॉफिट परसेंटेज ही आपके पास यहाँ पर 28% हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट जो हो रहा है वो 100 पर हो रहा है। अब देखिए आप इसको कैलकुलेट करके नहीं देखते, 28 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 100 पर, और गुणा 100 करते हैं तो यहाँ पर 100 से 100 कट जाता और 28% आपके पास यहाँ पर सही आंसर आ जाता। ये चीज़ आपको लिख के नहीं देखनी थी, डायरेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा था 28% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसमें देखिए 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्या अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इसके बाद 5 और ये 7, 4 तो ये होगी, इसके बाद यहाँ पर 11, 13 और ये आपके पास यहाँ पर 17 और ये 19, 4 ये हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 23 हो जाएगी, 29 हो जाएगी, इसके बाद आपके पास यहाँ पर 31 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्या आपने लिख लिया, आप इनका सभी का टोटल करेंगे और इसमें जो है ये जितनी भी संख्या हैं उनका आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 और 4 8 और ये 3 11 आपके पास टोटल संख्या है, तो टोटल करके 11 का आप इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर आप 7 और 3 ऐड कर दीजिए, ये 10 हो जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पर ये 13 और 17 ये 30 हो जाएगा, और 11 और 19 ये 30 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 2 7 बनेगा, 7 और 23 ये भी 30 बन जाएगा। अब 30 देखिए यहाँ पर 3 बार आ रहा है तो ये आपका यहाँ पर 90 और ये 100 और 160 आपके पास यहाँ पर टोटल हो जाएगा। टोटल 11 संख्याएं थी तो 11 का आप इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 11 एकम 11 हो जाएगा, फिर बच गया 5, 11 4 44। देखिए 14 ए के ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, 0.54 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए x का 45% y के 15% के बराबर है, तो x और y का जो है अनुपात आपको कैलकुलेट करके बताना है क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्मॉल x से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये 45% और यहाँ पर जो है y का जो है वो यहाँ पर 15% के बराबर बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 15 से आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, 45। ठीक है, तो x और y का जब आप यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो 1:3 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। इसमें देखिए किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, तो उस संख्या का 35% कितना होगा। देखिए हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, उसको आप x मान लेंगे। ठीक है, अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, आप चाहें तो 20/100 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट उसमें आपको फिर काटना पड़ेगा, 1/5 ही बनेगा। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, तो इसी का 1/4 कैलकुलेट करेंगे और ये 250 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 500 के 20 के आप उत्तर गुणा करेंगे तो x बराबर जो है ये आपका यहाँ पर 5000 बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसी वो संख्या आपके पास यहाँ पर पता चल चुकी है, अब इसी का आपको यहाँ पर 35% कैलकुलेट करके बताना था। तो 5000 का जब आप यहाँ पर 35% कैलकुलेट करेंगे तो 2 0 तो यहाँ पर कट जाएंगे, 35 का 5 गुना 175 हो जाएगा, 1 0 आ जाएगा, 1750 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है,
3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य आपको बताया गया 3000 रुपये। उतने ही पैसों से एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। देखिए इसमें यहाँ पर 3 नोटबुक हैं, 6 पेन हैं, इनका मूल्य आपको यहाँ पर 3000 रुपये बताया गया। ठीक है, अब एक व्यक्ति है जो कि 1 नोटबुक खरीदता है, 12 पेन खरीदता है और ये जो है उसी उतने ही पैसों में खरीदता है, यानी कि 3000 बराबर कितना हो जाएगा 3000। आप इसमें देखिए, जब आप यहाँ पर देखिए इसमें आपको पेन का मूल्य कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर जो है नोटबुक की संख्या आप यहाँ पर बराबर बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 3n बनाने के लिए इस समीकरण को आपको यहाँ पर गुणा 3 करना पड़ेगा। तो इसको जब आप यहाँ पर गुणा 3 करेंगे तो इसको मैं यहाँ पर गुणा 3 करके इसके बट्टे में यहाँ इसके नीचे यहाँ पर ये लिख लेता हूँ। ठीक है, 3n प्लस का ये आपके पास 12 3 36 p हो जाएगा इक्वल टू ये 3 त्रिका 9000 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण आपने जो है छोटी कक्षा में सोल्व किए होंगे, उसी तरह से इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3n से 3n कट जाएगा, यहाँ पर आपका -30p बच जाएगा इक्वल टू ये माइनस का 6000 आपके पास यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, तो p इक्वल टू आपके पास यहाँ पर 200 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, 15 पेन का मूल्य कैलकुलेट करके बताना था। तो बोथ साइड आप यहाँ पर क्या करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 दूनी का 30 हो जाएगा, आगे 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 3000 रुपये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें देखिए पी क्यू और आर के बीच जो है 8400 रुपये को क्रमशः इस अनुपात में जो है यहाँ पर बांटा जाता है। तो आर का हिस्सा कैलकुलेट करके बताना। देखिए पिछले शिफ्ट में हमने जो है इस प्रकार का प्रश्न बनाया था। यहाँ पर देखिए बट्टे में 3 जो आ रहा है, इसको हटाने के लिए इस पूरे रेशियो को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये रेशियो जो आपको यहाँ पर दे रखा है 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3। अब देखिए इतना कुछ मैं यहाँ पर समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आपको यहाँ पर क्या करना था, डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करके लिखते तो डायरेक्ट ये वाला रेशियो आप यहाँ पर लिखते। तो यहाँ पर 3 बट्टे में से हट जाता और यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाता और ये आपका यहाँ पर बट्टे में से 3 हट जाता, 1 आ जाता। ठीक है, ये वाली लाइन आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिखनी थी, तो आप यहाँ पर टोटल करेंगे, आपका यहाँ पर 12 बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर टोटल राशि कितनी बनी, 12 यूनिट की बनी, जबकि प्रश्न में यहाँ पर टोटल राशि कितनी बताई गई, 8400 रुपये बताई गई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डेटा आपका 700 गुणा है। तो आपको यहाँ पर आर का हिस्सा कैलकुलेट करके बताना था, तो ये भी 1 यूनिट ना होकर 700 गुणा हो जाएगा, यानी कि 700 रुपये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। इसी टाइप का पीछे हमने प्रश्न बनाया था, वहां पर हमने क्या किया था, कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 माना था। अब देखिए मार्क प्राइस 50% अधिक बताया गया, तो 150 यूनिट का आपके पास यहाँ पर मार्क प्राइस हो जाएगा। 20% की छूट देता है, छूट मार्क प्राइस पर दी जाती है, तो 150 आपका यहाँ पर मार्क प्राइस था। अब इसका 150 का आप 20% कैलकुलेट करेंगे तो 30 होगा, यानी कि 30 की यहाँ पर छूट दी गई, तो यहाँ पर 120 यूनिट का आपके पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 यूनिट का आपको प्रॉफिट दिखाई पड़ा, कितने पर, 100 पर। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज पे आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करके बताना। देखिए इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपको पता होगा 2πr/h, ये फॉर्मूला यूज़ करके आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये r हो जाएगी और h आपके पास यहाँ पर 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए आपको क्या करना था, यहाँ पर देखिए पाई के अंदर 22, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब 22/7 के अंदर 11 हमारा ऑलरेडी मौजूद होता है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे, 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। तो यहाँ पर 6 + 6 12 हो गया, 12 - 1 किया, यहाँ पर ये 12 हो गया, 12 - का 1 किया, यहाँ पर ये 1 हो गया। ठीक है, तो 12 - का 1 किया, ये डिफरेंस हमारे पास 11 बनेगा। तो यहाँ पर ये 11 जो है ये 11 से डिवाइड है। अब ये डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए था या फिर ये 11 आना चाहिए था। तो हमारा जो आंसर है वो 11 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका 11 से डिविजिबल है। इसी तरह से हम बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर 6 5 11 हो जाएगा, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस जो आएगा वो 8 आएगा, जो कि 11 से डिवाइड नहीं है, हटा दीजिए। 6 2 8 में से 4 माइनस करेंगे, 11 से डिवाइड नहीं है। 8 में से आप यहाँ पर 8 और 9 का यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो वो भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको भी हटा देते। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा था। ठीक है, बाकी आप वैल्यू जो है वो पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर यदि बेहतर जिल्द साज जो है 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं
तो 12 दिनों में जो है 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता होगी। तो पीछे मैंने आपको एक प्रश्न करवाया था, उसमें जो है MDH/W वाला फॉर्मूला जो बताया था वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 72 जिल्दसाज जो है आपको बता दिए गए और यहाँ पर दिनों की संख्या 22 बता दी गई और बट्टे के अंदर, अब यहाँ पर जो बट्टे के अंदर हम वर्क रखते हैं, वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी ये कर रहे थे, तो 720 यूनिट जो है आपका यहाँ पर वर्क हो जाएगा, ये बट्टे में हमने रख दिया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए जिल्दसाजों की संख्या हमें यहाँ पर नहीं पता है, तो उसकी जिल्दसाजों की संख्या जो है आपने यहाँ पर x मान ली। अब यहाँ पर देखिए दिनों की संख्या 12 बताई गई और बट्टे के अंदर 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी कर सकते हैं, तो यहाँ पर बट्टे के अंदर 660 रखें और बराबर कर दीजिए। 0 से 0 कट गया और 72 से आपका यहाँ पर 72 कट जाएगा, ठीक है। 6 से आप इसको डिवाइड करेंगे 2 बार कटेगा, 6 से आप इसको डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा, ठीक है। 2 से आप इस 22 को डिवाइड करेंगे, ये 11 आ जाएगा और x बराबर 11 इंटू में 11 यानी कि 121 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। यानी कि 121 जिल्दसाजों की जो है आवश्यकता होगी। इसमें देखिए 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। यानी कि यहाँ पर देखिए आप पहली रेलगाड़ी की चाल यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड 1 और दूसरी रेलगाड़ी की चाल जो है स्पीड S2 जो है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करें, स्पीड S1 पहली रेलगाड़ी की अगर आप चाल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 384 इसकी लंबाई जो थी वो 12 सेकंड में कवर हो रही है, यानी कि आप इसमें 12 का डिवाइड करते तो 12 3 36 और 12 दूनी का 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 32 मीटर प्रति सेकंड जो है आपके पास यहाँ पर पहली रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए आगे देखिए इसमें आप रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे। यहाँ पर देखिए विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी जो है रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। अब देखिए दोनों ट्रेनों की यहाँ पर जो है लंबाई आपको समान बताई गई है, तो यानी कि यहाँ पर जो आपके पास टोटल लंबाई होगी दोनों ट्रेनों की मिलाकर वो 2 इंटू में 384 हो जाएगी। अब ये टोटल डिस्टेंस जो है ये भी 12 सेकंड में कवर हो रही है, तो आप इसको 12 से डिवाइड करते तो देखिए यहाँ पर ये 12 से डिवाइड करते ये 32 आ रहा था और ये 64 मीटर प्रति सेकंड जो है आपके पास यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आ जाएगी दोनों ट्रेनों की, ठीक है। अब देखिए आपको पता है जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों ट्रेनों की स्पीड को ऐड करके कैलकुलेट करते हैं। अगर समान दिशा में होती तो आप दोनों की स्पीड को जो है माइनस करते। अब यहाँ पर विपरीत दिशा में तो आप इनको प्लस करेंगे, ठीक है। रिलेटिव स्पीड आपके पास 64 है, स्पीड S1 आपके पास 32 है, दूसरी ट्रेन की जो है स्पीड आपको S2 जो है कैलकुलेट करके बताना था, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि स्पीड S2 इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 32 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही आंसर था। अब इसमें देखिए कैलकुलेशन है और कुछ नहीं करना था। यहाँ पर पॉइंट 1 स्थान पर है तो स्क्वायर करेंगे पॉइंट 2 स्थान पर चला जाएगा, ठीक है। तो 0.01 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट 2 स्थान पर है तो पॉइंट 4 स्थान पर चला जाएगा, ठीक है, स्क्वायर करने पर। तो यहाँ पर 0.00 और 0.1 आ जाएगा, ठीक है। आप इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0.01 और ये 0.1 आपके पास बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। देखिए इसमें यहाँ पर गोले का आयतन जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। अब यहाँ पर r क्यूब जो है यहाँ पर आप इसको पकड़िए, यहाँ पर r जो है यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिज्या में ही 50% और 50% की देखिए कितनी बार वृद्धि होगी, 3 बार वृद्धि होगी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे सक्सेसिव कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 50% की पहली बार वृद्धि हुई, फिर 50% की और फिर 50% की। तो आपने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों का सक्सेसिव कैलकुलेट किया, जो भी आया आपके पास यहाँ पर कैलकुलेट होकर आपने उसका और इसके साथ जो है सक्सेसिव कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले 50 और 50 का देखिए फॉर्मूला आपको पता है, a+ का b+ का ab डिवाइडेड बाय 100। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके जो है आपको यहाँ पर सक्सेसिव कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब a और b आपका यहाँ पर बराबर है, दोनों 50-50 हैं, तो 50 + 50 प्लस 50 इंटू में 50 और डिवाइड करते हैं 100 से, तो ये आपका यहाँ पर जो है 125 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये 125 जो आया है 125 का आप यहाँ पर 50 के साथ सक्सेसिव कैलकुलेट करते तो वो आपका यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ मैं। 125 प्लस का 50 करेंगे और प्लस 125 इंटू में 50 और बटे 100 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 50 से 100 कट जाएगा 2 बार, 2 का आप इसमें डिवाइड करेंगे 6 दूनी का 12 हो जाएगा, ये 62.5 आपके पास बनेगा, ठीक है। तो 50 और 62.5 कितना हो जाएगा 112.5, इसमें ऐड करेंगे तो ये 237.5 आपके पास बनेगा, और यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
इसमें देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 720 और उनका महत्तम समापवर्तक 4 बताया गया। इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है? देखिए फॉर्मूला याद है तो कुछ नहीं करना था, आपको 720 में 4 का डिवाइड करना था। 18 4 72 180 आपको डायरेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा था, बट ये तभी होगा जब आपको फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, इसको बेसिक से समझिए। दो संख्याओं का गुणनफल आपको बताया गया। ठीक है, वो संख्या हमें नहीं पता, हमने ए और बी मान ली, इनका गुणनफल आपको 720 बताया गया। इसके अलावा HCF आपको यहाँ पर बताया गया कितना 4 है, और यहाँ पर जो है LCM आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है इसमें, HCF इंटू में आप करते हैं LCM, ये बराबर होता है उन दो संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है, तो यहाँ पर HCF 4 बताया गया, LCM आपको कैलकुलेट करना है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल 720 बताया गया। तो आप देखिए 4 का इधर डिवाइड करते हैं तो LCM आपका यहाँ पर जो है 18 4 72 यानी कि 180 जो है आ जाता है। ठीक है, अब देखिए जो डायरेक्ट करते हैं वो इसी तरह से करते हैं, ये फॉर्मूला उनको पता था तो यहाँ पर 18 4 72 हो जाता है, 180 आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, बट इसको पूरा कैलकुलेट करके लिखेंगे तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। इसमें देखिए स्वप्निल जो है 16 दिनों में एक सोफ़ा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे? इसमें देखिए यहाँ पर ये स्वप्निल जो है इसको मैं देखिए एस से लिखूंगा तो ये 5 जैसा लगेगा, तो मैं इसको ए से लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो ए है ये 16 दिन में काम कर सकता था, यानी कि ए इंटू में 16 करेंगे टोटल वर्क बनेगा। अब यहाँ पर ये ए जो है ये रेवती के साथ मिलकर अगर काम करता है 128/17 दिनों में, तो ये भी आपके पास टोटल वर्क बनेगा, जो कि दोनों आपस में टोटल वर्क हैं तो आपस में बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं 16 8 128 हो जाएगा, आप 17 के इधर गुणा कराएंगे तो ये 17A हो जाएगा, 8 के इधर अंदर गुणा कराएंगे तो 8A प्लस का यहाँ पर 8R हो जाएगा, और ये 8A इधर लाकर माइनस कर देंगे 9A हो जाएगा, और ये इक्वल टू 8R हो जाएगा। ठीक है, तो ए और आर की एफिशिएंसी का रेशियो आपके पास आ जाएगा 8:9। अब देखिए आप इसमें टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी साइड से, मैं इस साइड से कैलकुलेट कर लेता हूं क्योंकि यहाँ पर आसान होगा। ठीक है, तो टोटल वर्क जो है आपका यहाँ पर ए की एफिशिएंसी आप देख सकते हैं 8 यूनिट है, ये तो 8 और इंटू में आप 16 करेंगे यानी कि 128 यूनिट का आपके पास यहाँ पर टोटल वर्क हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो टोटल वर्क आपके पास कैलकुलेट होकर आया है, ये टोटल वर्क जो है इस रेवती को अकेले करना है। रेवती की एफिशिएंसी देखिए 9 यूनिट के, तो यहाँ पर रेवती अगर अकेले काम करेगी तो इसके द्वारा लिया गया टाइम जो है 128 यूनिट का टोटल काम था, ये 9 की एफिशिएंसी से करेगी तो 128/9 दिन जो है वो आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। इसमें देखिए 9,000 रुपये 80% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिए जाते हैं, तो 12 महीने का चक्रवर्ती ब्याज आपको कैलकुलेट करके बताना। एक चीज़ इसमें देखिए 12 महीने यानी कि यहाँ पर देखिए आपका ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा था, यानी कि 6 महीने से कंपाउंडेड होगा, यानी कि टोटल कितनी बार कंपाउंडेड होगा? 2 बार कंपाउंडेड होगा। तो यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वार्षिक ब्याज दर जो है ये भी आपके पास यहाँ पर ये देखिए वार्षिक ब्याज दर बताई गई थी 80%, आपको अर्धवार्षिक कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर ब्याज दर जो है आधी हो जाएगी, यानी कि 80/2 करेंगे तो 40% आपके पास यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 2/5 होती है, यानी कि 5/2 का ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अगर आपके पास 5 यूनिट है तो अमाउंट आपका यहाँ पर 7 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर ये आपका ब्याज जो है 2 बार कंपाउंडेड हो रहा था तो आप इसमें पावर 2 कर देंगे तो यहाँ पर 25 यूनिट आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, और ये 49 जो है 49 यूनिट आपके पास यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्याज कितने का मिला? 24 का मिला। इसमें देखिए आप कंपेयर कराएंगे डेटा तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है भाई प्रिंसिपल आपको प्रश्न में कितना बताया गया था? 9000 बताया गया था, यानी कि 25 3 75 हो गया, बच गया 15 25 सिक्के 150 360 गुना डेटा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो था आपका ये भी 24 ना होकर 360 गुना हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर लास्ट में आपके पास 0 आएगा, 6 चौके 24 दाई का अंक 4 आपको दिखाई पड़ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको लास्ट में जो है 40 एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 20 क्वेश्चन, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी देखिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।